Good, 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 good evening, friends. Ma, ma, ma. My name is Shailendra Kumar Vinayak. Today I am talking about self-therapy versus paid therapy. This is called the the task 16 of TOPG. चलो, नटवर जी ने अभी अभी अपना कोड टास्क सी 16 अपलोड किया है, और मैंने जब उनका कोड टास्क देखा तो कोड टास्क सी 16 में जो उन्होंने बातें बोली, तो वो सारी बातें मेरे साथ भी हुई हैं। चलो आज उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। जैसे जैसे नटवर जी ने कहा कि वो शंख बजाते थे, शंख में रखा हुआ पानी पी पीते थे। ये सब मैंने भी काफ़ी समय तक किया है। और इसके अलावा जैसे वो कच्चे आंवले खाया करते थे, मैंने भी कच्चे आंवले बहुत खाए हैं, बल्कि काफ़ी समय तक लगातार खाए हैं। और इसके अलावा मेरे घर में हमेशा मुझे कच्चे आंवले रखने पड़ते थे कि मुझे डेली एक आंवला खा खा खाना ही है। और इसके अलावा जीभ खींचना, जैसे उन्होंने बताया, या जीभ पे रख के कुछ बोलना, वो सारी चीज़ें मैंने भी आ, आ, आजमाई हुई है। जैसे उनको एक अजीब सा एक ये स 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 सजेशन मिला था कि उनको क्या कि वो शादी कर ले, शादी करने से वो ठ ठ ठीक हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा सेम स स स स स सजेशन मिला हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कई चीज़ें हमारे साथ हुई है। जैसे वो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसे मैंने भी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा बचपन में बहुत पढ़ी है, ओनली टू कंट्रोल माई स्टैमरिंग। इसके अलावा मैंने कई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए हैं। अब आप पूछेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का थेरेपी से क्या लिंक, तो उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। मैंने कई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ओनली फॉर सेल्फ थेरेपी के लिए ही किए थे, क्योंकि मैंने ये मॉनिटर किया काफ़ी समय तक कि जिस वक्त मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता हूँ, उस वक्त मेरी स्टैमिना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो इस चक्कर में मैंने कम से कम 10 से ज़्यादा सेपरेट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए हुए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मेरा ध्येय अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना नहीं होता था, बल्कि पब्लिक में ज ज ज ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होता था, ताकि मैं लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करूं, ज़्यादा बोलूं, जिससे ये हो कि मेरी बोलने की कै 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 कैपेबिलिटी और बढ़े। और होता भी था। जितने समय में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता था, उतने टाइम में घर पर और पब्लिक में काफ़ी कंफर्टेबली बात कर लिया करता था। तो एक तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मेरी सेल्फ थेरेपी में काफ़ी बड़ा रोल 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 रहा है। और ये मैंने काफ़ी अर्ली ए ए एजेस में ही पता लगा लिया था। ऐसा हुआ कि जब मैंने द द 10वीं पास करी, तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम आए थे।
तो आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम जब छू छू छुट्टियाँ पड़ी तो मेरे पेरेंट्स ने सलाह दी कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लूँ। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर आफ्टर ट्वेल्थ मैंने कई ई ई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए। ऐसा नहीं कि लगातार कुछ कुछ गैप नहीं किए। अब बात करते हैं मैंने स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में। मैंने तकरीबन 2 स्पीच थेरेपी लिया है डिफरेंट टाइम पीरियड में। एक मैंने अराउंड कह सकते हैं कि 16-17 साल पहले लिया होगा अराउंड। और एक मैंने अराउंड 10-12 साल पहले लिया होगा। जो 16-17 साल पहले लिया था उसमें फीस थी अराउंड 300 के अराउंड थी। और जो जो मैंने अभी 10-12 साल पहले लिया है उसकी फ़ीस अराउंड 600 या 700 रुपये पर वी वी विजिट की थी। तकरीबन मैंने 10-12 हज़ार रुपये स्पीच थेरेपिस्ट को खर्च किए हैं, क्योंकि शुरुआत में वो हफ्ते में 3 दिन 2 दिन आया करते थे। फिर उन्होंने बाद में वीकली शुरू कर दिया। तो ऐसे वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से स्पीच थेरेपी है दी दी दिया करते थे। लेकिन हाँ, स्पीच थेरेपी से मुझे टेम्पररी फ़ायदा तो हुआ था, लेकिन परमानेंट फ़ायदा नहीं हुआ। एक टाइम के बाद वो मेरी स्टैम्पिंग फिर से आ जाती थी। तो हाँ, लेकिन कुछ हद तक जैसा अपना हाथ ज ज जगन्नाथ ने कहा है कि मैं स्पीच थेरेपी में फेल होना कई सालों तक अपने आप को ही मानता था, कि जैसा मेरे दो 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 डॉक्टर ने कहा था वैसा मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। मैंने जब तक तीसरा ज्वाइन नहीं किया तब तक मैं स्पीच थेरेपी में फेल होने के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता था। तो हाँ, तो तीसरा में शुरू होने के बाद मुझे स स समझ में आया कि हाँ, कि मैं ही अकेला जिम्मेदार नहीं था अपनी स्पीच थेरेपी में फेल होने के लिए। अब उसके बाद अब हम थोड़ा और बात करते हैं टीसा के बारे में। टीसा में जुड़ने के बाद मैंने एक मूक कोर्स ज्वाइन किया था और अभी मैं टीओपीजी कर रहा हूँ और मैंने 100 से ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड करी है। मैंने तकरीबन शुरू करने के 2 साल तक या 1.5 साल तक लगातार एवरी वीक मीटिंग ली थी। मतलब कि मैं महीने में या फिर 2 महीने में सिर्फ एक मीटिंग स्किप करता था। तो अ, यानी कि मैंने 1 साल में 1.5 साल तक लगातार हर हफ्ते एक मीटिंग अटेंड करी है। तो उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। मेरा एक तरह से लोगों को फेस करने के लिए जो कॉन्फिडेंस था वो मेरा काफ़ी बेटर हुआ। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैंने कई चीज़ें टीएसआ में आने के बाद ही सी सीखी, जिससे मेरा लोगों को फेस करने का डर कुछ हद तक कम हो गया। और स्टैमिना को एक मिनट के लिए छोड़ दें तो कम कई तरह की क क कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैंने सीखी है। अब यहाँ पे जब मैं कम्युनिकेशन बोल रहा था तो मुझे लगा कि बाउंड्री यहाँ काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन में में फंसा होता है। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी प्रोलोगेशन यूज़ करी, क्योंकि कुछ क्योंकि अगर वर्ड के बीच में अगर कहीं फंसने का चांस हो तो वहाँ कई बार बाउंड्री काम नहीं करती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी प्रोलोगेशन का यूज़ करा। तो ऐसा नहीं है कि बाउंड्री हर जगह काम कर जाती है। हो सकता है कि हमारे यूज़ करने में ही कुछ गलती हो रही हो। तो हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि तीसरा में आने के बाद मैंने मीटिंग्स को एक मिनट छोड़ दें तो मैंने 8-10 वर्कशॉप्स भी अटेंड करी है। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद भी हमारा जो पब्लिक को फेस करने का जो फियर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हम जितना हम लोगों को फेस करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर 100 लोगों की मीटिंग में वर्कशॉप में एनसी में जब मैं स्टेज पर खड़े होकर एक स्पीच दे रहा हूँ तो एक फियर
लोगों को फेस करने का काफ़ी कम हो जाता है कि मैंने 100 लोगों को संबोधित किया है। तो दिल्ली एनसी में मैंने एक हम ऐसे ही सेशन अटेंड किए थे। और चंडीगढ़ चंडीगढ़ एनसी के अंदर ही मैंने एक 1 घंटे की एक एक्स्ट्रा करिकुलर सॉरी एक प्ले किया था एनसी के अंदर ही 1 घंटे का। उस प्ले के अंदर भी मेरा लोगों को फेस किया मैंने। 60-70 लोग बैठे थे और उसमें पूरा एक घंटे का प्ले पूरा वहाँ पे रन किया। तो इससे काफ़ी हद तक हमारा जो फियर है वो कम होता है। तो स्टैमिना को एक मिनट छोड़ दो तो कई तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम टीसा के जरिए सीखते हैं। और जहाँ तक स्टैमिना का सवाल है, स्टैमिना भी हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाई है, क्योंकि अभी भी मैं इस वीडियो को ब ब ब बनाते हुए कई टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी प्रोलोगेशन यूज़ करी, तो जिससे क्या होता है कि हमारी स्टैमिना काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है इन टेक्निक को यूज़ करने से। तो ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस था सेल्फ थेरेपी वैस पेड थेरेपी। तो मेरे को टीसा से जितना फ़ायदा हुआ उतना मुझे पेड थेरेपी से फ़ायदा नहीं हुआ। उसमें मैं पेड थेरेपी में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पर्पज़ भी यही था कि मैं अपनी थेरेपी मतलब अपनी स्टैमिना को ठीक कर सकूँ। तो उससे भी मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ था जितना मुझे टीसा में आकर और यहाँ की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके हुआ, क्योंकि वो इंग्लिश के कोर्स का पर्पस इंग्लिश इम्प्रूव करने का था, स्टैमिना कंट्रोल करने का नहीं था। हाँ, तो यही था मेरा अब तक का रिव्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।